एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे सीडीपी की सीरीज़ शुरू करी थी फॉर एचटेट एंड सीटेट। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी जो हमारी रहने वाली है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमने कुछ थ्योरियाँ पहले कवर कर चुके हैं हम, वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा क्वेश्चन जो वो आसानी से ठीक हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन करने की बजाय पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, अपना सिलेबस कवर करना है, फिर हमें क्वेश्चन करने हैं। तो पहले हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, हमारा थ्योरी रहेगा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? तो यहाँ पे हमारा नाम आएगा सिगमंड फ्राइड। दूसरा क्वेश्चन बनता है सिगमंड फ्राइड जो था वो कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? तो वो ऑस्ट्रिया का मनोवैज्ञानिक था। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ से दोनों पॉइंट जो है वो काम के यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। अब उसने किस किस पे काम किया था, कौन कौन से पॉइंट्स पे उसने डिस्कशन किया था, तो वो सारे हम यहाँ पे उन सब पे बात करेंगे। तो पहला क्या है, मूल प्रवृत्तियों पर उन्होंने काम किया। जो फ्राइड था सबसे पहले उसने मूल प्रवृत्तियों पे काम किया था। एक यहाँ पे उसने ग्रंथि बताई थी जो लड़के और लड़की में डेवलप होती है एक एज में, जिसमें वो जाकर के क्या करते हैं, अपने जैसे लड़का है तो वो माँ को ज़्यादा पसंद करता है और लड़की है तो वो पिता को ज़्यादा पसंद करती है। कि यहाँ पे उसने क्या किया था, व्यक्तित्व को भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया था। उसने क्या बताया कि जो व्यक्ति होता है वो अलग अलग पर्सनालिटी का होता है, इड ईगो सुपर ईगो टाइप में इसने डिवाइड किया था। इसने अपने जो सिद्धांत था उसको अलग अलग अवस्थाओं में डिवाइड किया था। जो लैंगिक अवस्थाएं होती हैं उसकी, वो उसने अपने सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में डिवाइड किया था। उनके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक उसने कॉन्सेप्ट दिया था नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म क्या होता है, जैसे अपने आप से ज़्यादा प्यार करना, अपने आप को बेस्ट समझना कि मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ। तो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है वो नार्सिसिज्म में आती है। एक यहाँ पे उसने मन की अवस्थाएं, यानी जो मन है उसको भी उसने अलग अलग अवस्थाओं में डिवाइड किया। जैसे चेतन मन है, अर्ध चेतन मन है, और एक हमारा अचेतन मन है, यानी मन को उसने अलग अलग अवस्थाओं में डिवाइड किया था। तो इन सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों पर। उसने जो मूल प्रवृत्तियाँ दी थी, तो जो हमारा सबसे पहले सिगमंड फ्राइड था उसने काम किया था मूल प्रवृत्तियों पर। और वो पहला वैज्ञानिक था जिसने क्या बोला कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो मानव के व्यवहार का एक निर्धारक तत्व बताया। यानी निर्धारक तत्व माना उसने कि जो हमारा बिहेवियर है वो डिसाइड होता है मूल प्रवृत्तियों से। ये कहने वाला जो पहला साइंटिस्ट था वो हमारा रहेगा सिगमंड फ्राइड। लेकिन यहाँ पे जो मूल प्रवृत्तियाँ देने वाला है वो हमें याद रखना है, मैकडूगल रहेगा। मैकडूगल ने 14 अलग अलग टाइप की मूल प्रवृत्तियाँ दी थी जिसके अकॉर्डिंग हम बिहेवियर करते हैं। अब सिगमंड फ्राइड ने भी मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कितनी दी थी। तो सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी, ये हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी थी? एक यहाँ पे जिजीविसा और एक उसने दी थी मुमुर्सा। जिजीविसा को हम इरोज बोलेंगे और मुमुर्सा को हम थिनेटोज बोलेंगे। यानी उसने 2 टाइप की यहाँ पे मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। तो जिजीविसा का मतलब ही क्या होता है? जीने की इच्छा रखने वाला। यानी जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर जो मूल प्रवृत्ति प्रेजेंट होती है तो वो कौन सी होती है? जिजीविसा। यानी ये निर्माणकारी रहेगा। यहाँ पे ये आत्म संरक्षण की भावना, प्रेम की भावना इसके अंदर रहती है। और एक यह हमारा मुमूर्सा में थिनेटोज में किस टाइप के आते हैं? यानी मरने की इच्छा, हमेशा मरने मारने की बात करने वाले जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो इस उसमें जो मूल प्रवृत्ति प्रेजेंट होती है वो कौन सी रहेगी? हमारी मुमूर्सा। ये विनाशकारी प्रवृत्ति के रहेंगे, जैसे जिनके अंदर ज़्यादा क्रोध होता है, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, जो जिनके अंदर लोभ लालच होता है, काम प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो इस टाइप के लोगों में कौन सी प्रवृत्ति, जो मूल प्रवृत्ति प्रेजेंट होती है वो हमारी मुमूर्सा रहेगी। अब यहाँ पे इसने ग्रंथि पे काम किया था तो 2 टाइप की ग्रंथि यहाँ पे बताई थी। एक हमारा ओटिपस कॉम्प्लेक्स, एक रहेगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स।
जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स रहेगा वो लड़के में पाया जाएगा ना, ये लड़कों में पाया जाता है। और इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करेगा, अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करता है, अपनी माँ की बात मानता है पिता के मुकाबले। तो यहाँ पे उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, ओडिपस। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लड़के में जो ग्रंथि विकसित होती है, जो सिगमंड फ्राइड ने बताई थी, तो वो कौन सी होती है, लड़के में कौन सी रहेगी, ओडिपस। अब इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा देखो नाम से ही लड़की जैसा लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रा जो होता है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स रहेगा किसमें, लड़कियों में। और इसमें क्या होता है, जो लड़की होती है वो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है, उसको ज़्यादा पसंद करती है, उसकी बातें मानेगी। और या माँ के मुकाबले, माँ को वो यहाँ पे कम पसंद करेगी। और ये जो है लड़कियों में पाई जाती है, ये भी हमें याद रखना है। लड़कियों में इलेक्ट्रा मिलेगी और लड़कों में मिलेगा ओडिपस। नेक्स्ट उसने काम किया था पर्सनैलिटी पे। पर्सनैलिटी उसने बताया कि जो लोग व्यक्ति होता है वो अलग अलग पर्सनैलिटी के व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसने 3 टाइप में डिवाइड किया। जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसने 3 भागों में बांटा था। पहला था इड, ईगो और सुपर ईगो। अब जिसकी पर्सनैलिटी इड जैसी होती है ना, जिसमें इदम होता है, तो वो किस टाइप का होता है, तो उसने क्या बताया कि इसमें जो व्यक्ति रहेगा वो शारीरिक और अपनी जो मूल इच्छाएं होती है ना उसको पूरा करने पे बल देता है। जैसे भूख है, प्यास है, सेक्स है, इन सब पे वो उसको क्या करना है, इन सब को पूरा करना है, चाहे वो कैसे भी करना है। उसको ये मतलब नहीं होता कि जो उसका तरीका वो गलत है या सही है। उसकी जो इच्छाएं हैं ना उसको पूरा करना ही उसका काम होता है। फिर चाहे वो चोरी करके करे या गलत काम करके करे, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे कोई लड़का है, उसको सेब खानी है, उसके पास पैसे नहीं है, अगर वो किसी दुकान के सामने से जा रहा है और वहाँ पे सेब रखी हुई है, तो वो क्या करेगा, उसको उठाएगा और वहाँ से भाग जाएगा। उसको सिर्फ सेब खाने से मतलब है, फिर वो कैसे भी मिले। तो इस टाइप के जो पर्सनैलिटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इड, या फिर हिंदी में इसको इदम बोल सकते हैं। तो इस टाइप के लोग इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और ये भी याद रखना है, ये इनको सामाजिक आवश्यकताएं और जो नैतिक मूल्य होते हैं समाज के, उन सब से इनको कोई मतलब नहीं होता, इनको कोई चिंता नहीं होती। तो इस टाइप के लोग आ जाते हैं हमारे इड में। सेकंड रहेगा ईगो। ईगो में क्या होता है, इसमें उस टाइप के लोग आते हैं जो क्या करेंगे, उनकी कुछ इच्छाएं, कुछ आवश्यकताएं, उनकी कुछ नीड हैं, तो उनको पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, पूरी एक प्लान बनाएंगे, पूरी योजना बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। उसको लागू करेंगे तो उससे पहले ये सोचेंगे कि मैं जिस तरीके से अपनी इच्छाएं पूरा कर रहा हूँ, तो क्या वो सही तरीका है, क्या वो सामाजिक रूल या फिर जो नैतिक मूल्य हैं उनको हार्म तो नहीं कर रहे। तो वो सारी चीज़ें सोच समझ के काम करता है। तो इस टाइप का जो आएगा वो किस में आ जाता है, अहम में आ जाता है, ईगो में आ जाता है। उसको परिणाम की चिंता रहेगी, यानी जो काम कर रहा है उसका परिणाम क्या निकलेगा, तो वो परिणाम के बारे में यहाँ पे ज़्यादा सोचता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा परा अहम, यानी सुपर ईगो। तो इसमें वो इंसान आते हैं जिसमें क्या होता है कि वो समाज के नैतिक नियम के अनुसार काम करेगा, यानी जो समाज में रूल रेगुलेशन है उनको ध्यान में रख कर के काम करता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे किसी को, जो समाज में रहने वाले या फिर समाज पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें सबका भला सोच करके काम करता है और बुरे काम करने से वो हमेशा बचेगा। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, इस टाइप का जो व्यक्ति होता है, तो वो सुपर ईगो में आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। व्यक्तित्व को उसने 3 भागों में वहाँ पे बांटा था। अब हम देखेंगे कि उसने मन की अवस्थाएं बताई थी। मन को भी उसने 3 अलग अलग भागों में, 3 अलग अलग अवस्थाओं में डिवाइड किया। पहला उसने बताया चेतन मन। चेतन मन क्या रहेगा, इसने यहाँ पे जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, जब बर्फ़ का टुकड़े को हम पानी में डुबाते हैं ना, तो उसका 1% हिस्सा ऊपर रहेगा और बाकी सारा जो है वो पानी में डूब जाता है। तो इसी तरह से उसने कंपैरिजन करके मन की अवस्थाओं को बांटा था कि जो 1% हिस्सा जो ऊपर रहता है ना, वो हमारा रहेगा चेतन मन। चेतन मन में क्या होता है, जो वर्तमान समय के जो विचार हैं या फिर जिस मन में हम प्रेजेंट होते हैं, जो जिसमें हम एक्टिव होते हैं, उस मन को हम क्या बोलते हैं, चेतन मन बोलते हैं। जो कि 10%, 100 में से 10% हम उसको मान सकते हैं, या फिर हम 1/10 भाग भी हम उसको यहाँ पे मान सकते हैं। नेक्स्ट उसने बताया अर्ध चेतन मन।
अर्ध चेतन मन में क्या आता है कि जो चेतन मन और अचेतन मन होता है ना, उन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसको अर्ध चेतन मन बोलते हैं। जैसे हम ना तो पूरी तरह से एक्टिव हैं और ना ही पूरी तरह से पैसिव हैं, यानी ना तो हम चेतन अवस्था में हैं और ना ही अचेतन अवस्था में। तो ये दोनों के बीच की जो अवस्था रहती है उसको अर्ध चेतन अवस्था बोल देते हैं। जैसे हम कुछ याद करते हैं फिर हम उसको भूल जाते हैं, फिर जैसे भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें उसको फिर से याद करना होता है तो हम जल्दी से उसको याद नहीं कर पाते, तो वो किस में चला जाता है, अर्ध चेतन मन में चला जाता है, यानी हम उसको ठीक से वहाँ पे याद नहीं कर पा रहे। तो ये क्या था, हमारा अर्ध चेतन मन था। नेक्स्ट उसने क्या बताया, एक होता है अचेतन मन। अचेतन मन क्या होता है, यहाँ पे 9/10 हम इसको मान सकते हैं, यानी 9/10 भाग जो होता है वो होता है हमारा अचेतन मन। अचेतन मन में क्या होता है, जैसे कटु अनुभूतियां हैं, दुखद जो बातें होती है, या फिर जो अतृप्त विचार या जो इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं हो सकती, तो इस टाइप का जो मन होता है, जिस ये जो इच्छाएं होती है जिस मन के अंदर होती है, तो उसको हम अचेतन मन मानते हैं। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हमारे साथ कोई दुखद घटना हुई पहले, तो हम उसको, वो हमें याद है, फिर हम उसको धीरे धीरे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उसको याद करना चाहें तो वो तुरंत हमें याद आ जाती है। तो इस टाइप की जो मन होता है हमारा, तो वो आता है अचेतन मन में। इसको सबसे अच्छा माना गया है, ये भी हमें याद रखना है। और यहाँ पे जो अचेतन मन रहेगा, याद रखना 9/10 भाग रहेगा, या फिर हम इसको 90% भी बोल सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा अचेतन मन। अब हम बात करेंगे, इसने जो अवस्थाएं दी थी अपने सिद्धांत की, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं दी थी इसने 5 अवस्थाएं। तो सबसे पहली इसने बताई मुख्य अवस्था, जिसको हम ओरल स्टेज बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्र बिंदु होता है वो मुख रहेगा, यानी जो भी बच्चे के सामने जो भी चीज़ आएगी ना, तो वो उसको उठाएगा और फिर मुंह में लेकर जाता है। उसको मुंह में लेने से या चूसने से उसको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है उसको। इस टाइप की जो उसकी हरकतें होती है, जो आदत होती है, तो वो इसमें आती है। क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है ना, वो जन्म से 1.5 साल का इसमें जो बच्चा रहेगा वो इस अवस्था में आता है। तो हम देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने कुछ भी रख दो वो मुंह में ही लेकर जाते हैं। तो वो क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि मुंह में लेने से उसको क्या मिलता है, वहाँ पे संतुष्टि मिलती है। तो इसमें भी 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं, अग्रेसिव भी हो सकते हैं, फिर ओरल पैसिव जो होते हैं वो निष्क्रिय भी हो सकते हैं। नेक्स्ट उसने यहाँ पे बताई जो है एनल स्टेज या फिर गुदावस्था। इसमें क्या रहेगा, इसमें 1.5 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, और इनमें जो केंद्र बिंदु रहेगा उनका, वो रहेगा एनल। यानी वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट कैसे करेंगे। अगर बार बार पे टॉयलेट कर रहे हैं बच्चे, बार बार पेशाब कर रहे हैं, या फिर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करके वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को दर्शाते हैं। इसमें भी 2 तरह के हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, यानी गुदा आक्रामक। इसमें क्या होता है कि वो बार बार पेशाब करते हैं, यानी। और इसमें क्या होगा, जब बड़े बच्चे बच्चे जो है वो बड़े होंगे तो उनमें ज़्यादा क्रोध या ईर्ष्या, इस टाइप के बच्चे बनते हैं वो जा करके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार टॉयलेट नहीं करते, वो उसको रोक के रखते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिटेंसिव या फिर गुदा धारक। यानी वो क्या करेंगे, अपनी टॉयलेट आ रही है लेकिन उसको रोक के रखेंगे, करेंगे नहीं। तो इसमें क्या कहा उसने कि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़े होकर कंजूस बनते हैं। तो यानी उसने जो सेकंड स्टेज बताई वो कौन सी रहेगी, गुदावस्था। और यहाँ पे ये याद रखना, इसकी एज क्या रहेगी, 1.5 से 3 साल का बच्चा इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट उसने यहाँ पे बताई फैलिक स्टेज। फैलिक या फिर हम इसको लैंगिक अवस्था बोल देंगे। ये जो है यौन अवस्था, जो है यौनांग अवस्था भी हम इसको बोलते हैं। इस अवस्था में लड़का और लड़के में ग्रंथि विकसित होती है, जो पीछे हमने डिस्कस करी थी, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो इस एज में होती है। तो कई बार यहाँ से एज पूछ ली जाती है कि वो कौन सी एज में डेवलप होती है। तो 3 से 6 साल की जो उम्र होती है उसके बीच जो है ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। याद रखना है, लड़के में ओडिपस और लड़कियों में क्या रहेगी, इलेक्ट्रा रहेगी, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट उसने बताई जो चौथी हमारी स्टेज रहेगी वो लेटेंट स्टेज।
यानी सुप्तावस्था या फिर हम इसको अव्यक्त अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो लैंगिक ऊर्जा रहेगी या फिर जो उसकी लैंगिक अवस्था रहती है यहाँ पे वो छुप जाती है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। उसके जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे छुप जाते हैं। बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे उसकी जो लैंगिक एनर्जी होती है उसका वो रास्ता बदल लेता है। वो खेल कूद में, शिक्षा में, पढ़ाई में, इन सब में ध्यान लगाता है। और इसी एज को हम बाल्यावस्था भी बोल देते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था इसी के बीच आती है, 6 to 12 एज में बाल्यावस्था बोलते हैं इसको। और इस अवस्था में देखो फ्राइड ने क्या कहा कि इस अवस्था में बच्चा जो लैंगिक ऊर्जा को उसका मार्ग बदलकर और उसमें खेल कूद में, शिक्षा में, चित्रकारी में, इन सब में इन लगाता है उसको। तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, बाल्यावस्था भी बोलेंगे। 6 से 12 साल की रहेगी, नाम क्या रहेगा, अव्यक्त अवस्था। नेक्स्ट यहाँ पे उसने दी थी जो 5वीं हमारी रहेगी जनन अवस्था। जनन अवस्था रहेगी। जनन अवस्था की एज हमें याद रखनी है 13 के बाद की जो एज आएगी वो इसमें आएगी। इसमें क्या होता है, जनन अंग जो होते हैं जो हमारे, वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। और इस अवस्था में इस अवस्था को हम किशोरावस्था भी कहते हैं, क्योंकि जो 13 के बाद जो अवस्था आती है वो किशोरावस्था आती है। अब यहाँ पे उसने क्या बताया कि किशोरावस्था भी 2 टाइप की रहेगी, एक पूर्व किशोरावस्था और एक हमारी हो जाएगी उत्तर किशोरावस्था। दोनों में यहाँ पे अलग अलग जो लक्षण हैं वो डेवलप होते हैं। जो 13 से 16 रहेगा वहाँ पे देखो कौन सा जो कॉन्सेप्ट आता है, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म यहाँ पे डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर, यानी बच्चा क्या सोचता है, मैं ही सुंदर हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसने कहाँ से निकाला, तो एक नार्सिसिज्म नाम का एक लड़का था। तो वो एक तालाब के पास जाता है, तो वहाँ पे अपनी परछाई देखता है और वो सोचता है कि मैं कितना सुंदर हूँ। वो क्या सोचता है कि मैं ही सुंदर हूँ, अपने आप को वो देखने लग जाता है। और देखता देखता वो भूल जाता है और वो क्या करता है, उस तालाब में गिरकर मर जाता है। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट इसने निकाला था, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म क्या होता है, अपने आप से ज़्यादा प्यार करना, कि ये समझना कि मैं ही बेस्ट हूँ। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म बोलते हैं। तो ये कई बार एज पूछ ली जाती, कम पूछते हैं लेकिन अगर पूछ ली जाए तो याद रखना 13 से 16 वर्ष की एज में डेवलप होता है। इसको हम पूर्व किशोर अवस्था बोलेंगे। और एक आती है हमारी उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था में क्या होता है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट डेवलप रहे होंगे। एक तो रहेगा समलैंगिकता और एक आएगा हमारा विषम लैंगिकता। समलैंगिकता क्या रहेगी, जिसमें जो है लड़का जो है लड़के से प्यार करेगा, लड़के को पसंद करेगा, लड़की लड़की को पसंद करेगी। तो ये जो अवस्था आती है वो भी किशोर अवस्था में आएगी, ये याद रखना है। और विषम लैंगिकता क्या होगी, जो अपोजिट सेक्स रहेगा उसकी ओर अट्रैक्ट होना, जो विपरीत लिंग होता है उसको पसंद करना। जैसे लड़का जो है वो लड़की को पसंद करेगा, लड़की जो है वो लड़का को पसंद करेगी। तो इस तरह से इसको हम क्या बोल देंगे, विषम लैंगिकता की अवस्था। तो ये भी किशोर अवस्था में आती है। और जो होमोसेक्सुअलिटी है वो भी हमारी किशोर अवस्था में आती है। होमो का मतलब होता है सेम और हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट यानी अलग। तो नाम से ही पता चल रहा है, होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है, सेम लिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं। और विषम लैंगिकता में जो अपोजिट लिंग वाले होते हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे पसंद करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।